नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, इस बीच काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। पिछले कई दिनों से मैं भी वायरल फीवर से ग्रस्त हो गया था। इसलिए आपसे रूबरू होने का मौका नहीं मिला। इस बीच बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारी ऐसी खबरें आईं जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। उन खबरों के बीच में क्या उनके मतलब है, जिस तरीके से आपके साथ मैं तमाम वीडियोस को लेकर के हाजिर होता हूं, लेकिन नहीं आ पाया। इस बीच एक जो महत्वपूर्ण खबर थी और उसका जो फॉलोअप जिस तरीके से हो रहा है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में मैं उसी की चर्चा करने जा रहा हूं। वो विषय है कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और इस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी की जो सबसे पावरफुल कमेटी होती है, संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति, वहाँ से हटाया और लोगों को भी गया। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी, सुर्खियाँ बटोरी और हैरान करने वाली बात थी नितिन गडकरी को हटाए जाने की। लेकिन और ये माना जा रहा था, चूँकि नितिन गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, उनको हटाए जाने को लेकर के ये सीधे तौर पर ये हो रहा था कि बीजेपी में आरएसएस की पसंद को भी दरकिनार कर दिया जा रहा है। लेकिन गुरुवार को एक खबर छपती है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में, अंग्रेज़ी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि नितिन गडकरी को हटाए जाने के पीछे आरएसएस की ही भूमिका है और आरएसएस के कहने पर ही नितिन गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से हटाया गया है। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके ऊपर कुछ और भी कार्रवाई हो। ये और भी हैरान करने वाली बात है। बहरहाल आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में आरएसएस से पूछ करके ही बीजेपी इस तरह के जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो करती है, या फिर येन केन प्रकारेण अब आरएसएस अपनी ये जो राजनीतिक शर्मिंदगी हुई है, आई है चर्चा में, उससे बचने की ये कवायद है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने गुरुवार को एक बहुत ही एक तरीके से कह लीजिए कि एक्सक्लूसिव खबर छापी, जिसमें उसने ये दावा किया है कि आरएसएस के कहने पर ही नितिन गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से और केंद्रीय चुनाव समिति से हटाया गया है। ये दावा अखबार कई सारे लोगों से बातचीत के आधार पर करता है, जिसमें आरएसएस के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। लेकिन इस पूरी खबर में किसी भी नेता का नाम नहीं लिया गया है, केवल सोर्सेस के आधार पर, स्रोतों के आधार पर, यानी जिन नेताओं से भी उनकी बात हुई होगी, चाहे वो आरएसएस के हों चाहे बीजेपी के हों, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड के आधार पर ये बात की गई है। पहले मैं आपको बता दूं, जो नटशेल में जो बातें कही गई हैं, आरएसएस ने अखबार जो उन नेताओं के हवाले से लिखता है वो ये है कि अखबार का कहना है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बीजेपी की संसदीय बोर्ड से हटाने का फैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के आला नेताओं की सहमति से लिया गया था। आरएसएस में बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री की ओर से दिए जाने वाले गैर ज़रूरी और छुटेले बयानों को पसंद नहीं किया जा रहा था। पिछले काफ़ी समय से नितिन गडकरी इस तरह के बयान देते रहे हैं, जिससे कि कई बार पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, विपक्षी दल उस पर कमेंट करते हैं और कई बातें जो तंज कसती हुई होती हैं वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज कसती हुई होती हैं बातें। इस तरह के उनके बहुत सारे बयानों की चर्चा होती रहती है। आपको भी ये पता है, मैं भी जानता हूँ, सारे लोग जानते हैं। और आरएसएस का कहना है कि लगातार वो इस तरह के बयान दे रहे थे। उनको कई बार समझाने की कोशिश की गई, उनको ये बताने की कोशिश की गई कि आपके ऐसा करने से बीजेपी को भी, पार्टी को भी, सरकार को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और विपक्षी दलों को कमेंट करने का, टॉन्ट करने का मौका मिल जाता है। लेकिन नितिन गडकरी नहीं माने। वो सार्वजनिक समारोहों में भी और निजी कार्यक्रमों में भी, निजी समारोहों में भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। ये सही बात है, लेकिन इसकी वजह से आरएसएस नितिन गडकरी को इस तरीके से हटाने का फैसला कर लेगा, ये अपने आप में बहुत
ये भी हैरान करने वाली बात है। ये बहुत बड़ा फैसला है और नितिन गडकरी उन एक मंत्रियों में से गिने जाते हैं जिनका अपना जनाधार भी है। लगातार वो चुनाव लड़ते आए हैं, चुनाव जीतते आए हैं, महाराष्ट्र में मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार थे लेकिन नहीं बन पाए, केंद्र में मंत्री हैं। 2019 में 2014 से 19 तक उनके पास कई विभाग थे। 2019 में उनके पर कतरे गए, उनके पास केवल एक विभाग रखा गया, केवल परिवहन मंत्रालय उनके पास है। फिर भी वो उन नेताओं में से, उन मंत्रियों में से हैं जिनकी कार्यकुशलता की बात होती है, जिनके मंत्रालय को सबसे कार्यकुशल मंत्रालय कहा जाता है, कि सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट है वो नितिन गडकरी का है। तो क्या अगर वो कुछ ऐसे बयान देते हैं जो सच्चाई बताने वाले होते हैं, उनकी वजह से वो बयान प्रधानमंत्री को ख़राब लगे, ठीक है, सरकार को खराब लग रहे हैं, प्रधानमंत्री के समर्थकों को लगे, लेकिन जो पेरेंटल संस्था है आरएसएस उसको भी खराब लग रहे हैं, जो कि एक तरीके से सरकार और बीजेपी पर गार्जियन की तरह से काम करती है, वो एक अभिभावक की तरह से आईना दिखाने का काम करती है। तो अगर उसी का कोई करीबी व्यक्ति और नेता और मिनिस्टर अगर आईना दिखाने की इनडायरेक्टली कोशिश कर रहा है, तो क्या अब ये बातें आरएसएस को भी खराब लगने लगी हैं? दरअसल क्या है कि एक बात यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि इस तरह की खबरें जो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखी गई है, ये इस तरह की खबरें कई बार लिखवाई भी जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खबर लिखवाई गई है, लेकिन कई बार ये होता है कि अगर आपको अपनी बात कहनी होती है, और नेताओं में ख़ास तौर पर ये ऐसा होता है, पार्टियों में, सरकारों में, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका मैसेज कन्वे भी हो जाए और उनका नाम भी न पता चले, तो इस तरह की खबरें अक्सर आती हैं। आरएसएस की ओर से अगर ये बात कही जा रही है और 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, लगभग 1 हफ्ते के बाद ये बात सामने आ रही है केवल एक अखबार के माध्यम से, तो ये हो सकता है कि ये मैसेज देने की कोशिश हो कि लोगों में ये संदेश जाए कि ऐसा नहीं है कि आरएसएस को आईना दिखाया गया है, उसकी बात नहीं सुनी गई है, बल्कि ऐसा आरएसएस के कहने पर ही किया गया है। और या ये भी हो सकता है कि ये सही बात है कि आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी में इस समय इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो कि उनके कहने से उनको हटा दिया गया हो, इतना बड़ा फैसला ले लिया गया हो। चूँकि मोदी कैबिनेट में जो सीनियर मोस्ट और अनुभवी मंत्री हैं, जितने हैं, उनमें से एक नितिन गडकरी है। पर दोस्तों, आज एक बात हम ये भी करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आरएसएस भले ये कह रहा है कि हमारे कहने से ये फैसला हुआ, लेकिन हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि आरएसएस को भी लगभग उस तरीके से जो बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो युगल जोड़ी है, और वो जो पूरी तरीके से सरकार और पार्टी का संचालन कर रही है, उसमें लगातार ये देखने में आया है कि किस तरीके से आरएसएस को भी साइडलाइन करने की कोशिश की गई है। या तो आरएसएस ने खुद ही सरेंडर कर दिया हो, इसके एक बात ये भी हो सकती है, और या तो उनको सरेंडर करने पर विवश किया गया हो, आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, आपको जो करना हो करिए। अब आरएसएस की मजबूरी ये है कि वो अपना जो, हालांकि वो इतनी कमज़ोर संस्था नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है, और बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी अगर बीजेपी यहाँ तक पहुँची है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो आरएसएस का है, उसके संगठन का ही है। लेकिन अब जब आज पूरी तरीके से ताकत बीजेपी की, सरकार हो चाहे संगठन हो चाहे सरकार और सरकार से इतर जो तमाम संस्थाएं हैं, उनमें जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की पकड़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उसको देखते हुए अब उनको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है कि आप उनके पीछे लगिए। ये उनको महसूस होता होगा। बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, बहुत काबिल पत्रकार भी रहे हैं और लेखक भी हैं, अरुण शौरी। पिछले दिनों उनका कहीं मैं इंटरव्यू देख रहा था और उसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस अब इस समय बिल्कुल बीजेपी का, एक तरीके से कह लीजिए कि बीजेपी के हाथ का खिलौना बना हुआ है। बीजेपी जैसा चाहती है, जो कहती है, आरएसएस बिल्कुल उसी तरीके से वो काम करती है, एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है।
और ये हम बहुत सारे उदाहरणों से हम लोग ये देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे किस तरीके से आरएसएस पर बीजेपी का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी न भी कहें हम सरकार का कंट्रोल, या हम सीधे तौर पर कहें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है। यह सही बात है कि 2014 में और फिर 2019 में केंद्र में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की आई और 2019 में और भी ज़्यादा मजबूती के साथ आई, उसके पीछे आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा तमाम राज्यों में भी बीजेपी ने जो चुनाव जीते हैं, जिस तरीके से उसका विस्तार हुआ है, उसके पीछे भी आरएसएस की सबसे बड़ी भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी भी नहीं करती है, कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन आरएसएस की भूमिका और आरएसएस का जो जिस तरीके से पार्टी में से दूरियां एक तरीके से दिखाई पड़ती हैं, या पार्टी से न भी कहें तो अगर हम ये कहें कि जिस तरीके से जो केंद्रीय सत्ता है, आज सरकार, बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन, ये दोनों ही जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की एक तरीके से मुट्ठी में है। वही पूरे तरीके से इनको कंट्रोल कर रहे हैं। और अब ये नियंत्रण दिखाई पड़ रहा है कि आरएसएस पर भी, या आरएसएस की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी इन्हीं का असर दिखाई पड़ रहा है। 2014 के बाद जब बिहार में चुनाव हुए थे, उस समय भी दूरियां दिखाई पड़ रही थी, और बिहार चुनाव के समय संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आरक्षण को लेकर के जो उन्होंने दिया था, बड़ा चर्चा में था, और उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ा था। बीजेपी वहां चुनाव हार गई थी और ये दिखा था। लेकिन उसके और बीच बीच में संघ प्रमुख के इस तरीके के बयान तब आते रहे 5 साल के दौरान। लेकिन 2019 के बाद इस तरह की कोई ऐसी भूमिका नहीं दिखाई पड़ रही है संघ की, जहां लगे कि वो सरकार पर किसी तरीके का नियंत्रण रखती है, या बीजेपी संगठन के ऊपर वो किसी तरीके का नियंत्रण रखती है, किसी तरीके का एक अभिभावक जैसा एक वरद हस्त रखती है, या उसकी सुनी जाती है, या उसकी चलती है। आरएसएस से जुड़े तमाम संगठनों को अगर हम ले लें, भारतीय किसान संगठन है, या भारतीय मजदूर संगठन है, या फिर स्वदेशी जागरण मंच है, इतने मौके आए, इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, लेकिन आरएसएस का जो किसान संगठन है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। कोई उसकी भूमिका नहीं थी। वो आलोचना नहीं कर सकता था तो फ़ायदे ही गिनाता, लेकिन वहाँ भी उसकी भूमिका नहीं थी। वो डिलेमा में रहा कि वो क्या करे, वो फ़ायदा गिनाए कि आलोचना करे, यानी वो खुल करके किसी भी तरीके से अपनी भूमिका को नहीं निभा पाया। मजदूर संघ कहाँ पर है इस समय? बीएमएस जो है, भारतीय मजदूर संघ, आरएसएस का जो आनुषंगिक संगठन है, कुछ पता नहीं चलता है। जो ईपीएफ के जो ब्याज दर है, घटती है, बढ़ती है, क्या होता है, श्रमिकों से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं, कभी उनकी कोई भूमिका नहीं दिखाई पड़ती है, जबकि पिछली सरकारों के दौरान अक्सर तमाम मुद्दों को लेकर के वो सक्रिय रहा करता था। तमाम पीएसयूज जो है वो बेची जा रही हैं, तमाम सारी चीज़ें, संस्थाएं जो है वो प्राइवेटाइज कर दी जा रही हैं। फौज और जो पैरामिलिट्री है उनको तक को वहाँ भी प्राइवेटाइजेशन को, निजीकरण को घुसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्वदेशी जागरण मंच जैसी संस्था जो है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती है कि उसकी भी अपनी कोई भूमिका इन सारी चीज़ों में है या नहीं है। तो इस तरीके से वो कहीं दिख नहीं रहा है कि सरकार पर किसी तरीके का वो नियंत्रण लगाए। ये सारे के सारे संगठन जो हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक नितिन गडकरी की बात है, यहाँ पर जो एक बार हम फिर से लौटेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की ओर। यहाँ से नितिन गडकरी को हटाया जाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एंट्री न देना, ये अलग बात है कि अब उन्हीं की वजह से शायद शिवराज सिंह चौहान को भी हटाया गया कि किसी भी मुख्यमंत्री को उसमें नहीं रखा जाएगा। लेकिन उसके पहले तक ये परंपरा रही है कि मुख्यमंत्रियों को उसमें रखा जाता रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भी व्यक्ति चुनौती देने की कोशिश करेगा, सरकार के अंदर, संगठन के अंदर, चाहे वो संगठन के बाहर या जो उसके आनुषंगिक संगठन है, उसके पेरेंटल जो संस्था है उससे जुड़े जो संगठन है, कहीं भी अगर वो उनको चुनौती देने की कोशिश करेगा। वैसे 2014 के बाद उनको कोई चुनौती देने की कोशिश तो नहीं करता है, चुनौती देता तो नहीं है, चुनौती देने की कोशिश ज़रूर करता हुआ दिखाई पड़ता है।
तो उन लोगों को किस तरीके से साइडलाइन किया जाता है। प्रवीण तोगड़िया, संजय जोशी, लालकृष्ण आडवाणी से लेकर के ढेरों उदाहरण हैं। और यहाँ पर भी अगर हम नितिन गडकरी की बात करें और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके साथ भी कमोवेश स्थितियाँ ऐसी ही दिखाई पड़ रही हैं। यही नहीं, जो हम कह रहे हैं कि संघ में, आरएसएस में किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं, उसके भी बहुत सारे उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। संघ प्रमुख को सबसे पहले तो जेड सिक्योरिटी दे दी गई। संघ प्रमुख से उनकी कितनी बातचीत होती है दिखाई समझ में इस बात, ये ऐसा लगता नहीं है कि रेगुलरली उनकी बातचीत होती हो, मशविरा लेते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे किसी बात पर। और जहाँ तक एक साथ दिखने की बात है तो मुश्किल से 3-4 ऐसे मौके आए होंगे पिछले 8 साल में जब मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर कभी साथ बैठे हों। ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी आरएसएस का संगठन इसी तरीके से गुजरात में कमज़ोर हो गया था जिस तरीके से आज वो देश भर में वो संगठन उसी तरीके से कमज़ोर है। कमज़ोर इस मायने में है कि वो बीजेपी पर किसी तरीके का नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की जो कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, उस पर किसी तरीके का वो पर अपनी बात नहीं रख पा रहा है, अपने हिसाब से उनको नहीं चला पा रहा है। ये अलग बात है कि बहुत सारे जो संघ के एजेंडे हैं उनको अपनी तरीके से प्रधानमंत्री उसको आगे लेकर के चल रहे हैं, वो चाहे CAA NRC का मुद्दा हो, चाहे वो धारा 370 का कश्मीर का मुद्दा हो, और भी बहुत सारी बातें हों, लेकिन उसमें आरएसएस ऐसा कह रहा है तब वो कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। और ख़ास तौर पर जो सरकार चलाने के जो तरीके हैं वहाँ कहीं भी आरएसएस की कोई भूमिका नहीं दिखाई पड़ती। एक बात और, आरएसएस पर भी प्रधानमंत्री की पूरी तरीके से पकड़ है, ये बात भी दिखाई पड़ती है। ये बात इसलिए दिखाई पड़ती है कि संघ प्रमुख के बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पद माना जाता है, यानी वो लगभग जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का पद होता है जिसको सर कार्यवाह कहते हैं, उस पद पर दत्तात्रेय होसबोले इस समय हैं। उसी एक दूसरे सर कार्यवाह थे कृष्ण गोपाल जी, उनको ऐसा का दत्तात्रेय होसबोले के लिए तो कहा जाता है कि इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी बनती है। और निश्चित तौर पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार अगर लिख रहा है तो शायद अगर नितिन गडकरी की बातें नहीं अच्छी लगी और नितिन गडकरी के लिए ऐसा कहा गया तो दत्तात्रेय होसबोले के रहते हुए ये बात मानी भी जा सकती है कि आरएसएस ने कहा होगा कि इनको पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से आप हटा दीजिए। कृष्ण गोपाल की शायद नहीं बनती थी प्रधानमंत्री से, कई मुद्दों पर असहमति वो जताते भी थे और जाहिर सी बात है कि वो चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आती होगी। बाद में उनको हटा करके और उस जगह पर, उनकी जगह पर अरुण कुमार को रख दिया गया, बैठा दिया गया। तब भी इसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी। आरएसएस क्यों इतना साइडलाइन हुआ जा रहा है जबकि अब तो उसका संगठन भी इतने तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके पास संसाधन भी हैं, उसकी जो उपयोगिता है या उसके प्रति लोगों का आकर्षण है वो भी बढ़ रहा है, फिर भी वो क्यों सरकार से डर रहा है? या सरकार अगर उसको साइडलाइन कर रही है तो उस परिस्थिति को झेलने के लिए वो विवश है? इसके पीछे भी वही कारण है जो आरएसएस को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। सरकार है, सरकार से तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। Z+ सिक्योरिटी मिलने से एक तो आपने अपने तमाम सूचना तंत्र को खुद ही कमज़ोर कर दिया, और दूसरे ये भी है कि आपकी लोगों की से पहुंच दूर हो गई, और तीसरा है कि आप निश्चित तौर पर कृतज्ञता भी आपको ज्ञापित करनी पड़ेगी क्योंकि Z+ सिक्योरिटी आपको सरकार से मिलेगी। दूसरी ओर आरएसएस का जो इतना एक्सपेंशन हो रहा है, जगह जगह उनके दफ्तर उसी तरीके से बन रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं। आरएसएस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो प्रचारक हैं, वो जिन सुख सुविधाओं का आज उपभोग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें उनको सरकार से मिल रही हैं। यानी इतने संसाधन से परिपूर्ण कर दिया गया है कि इस वजह से वो सरकार के ऊपर वैसा दबाव नहीं बना पा रहे हैं जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान आरएसएस का दबाव हुआ करता था। ये तमाम ऐसी बातें हैं।
आरएसएस के तमाम प्रचारक जो आज से 10 साल 15 साल पहले वो झोला टांग करके गाँव में घूमा करते थे, संघ का प्रचार किया करते थे, आज बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियों से वो घूम रहे हैं। तो ये सारे संसाधन तभी उपलब्ध हो रहे हैं जब सरकार है और सरकार उनको करा रही है। इन स्थितियों में वो भी भला कैसे बोलेंगे? और मैं ये नहीं कह रहा कि इसी वजह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सारी वजहें हैं जिनकी वजह से संघ को भी नीचे से लेकर के ऊपर तक चुप करा दिया गया है। लेकिन ये स्थितियां देश के लिए कैसी हैं? देश के लिए ये ठीक हैं या नहीं? सरकार पर दो व्यक्तियों की पूरी तरीके से पकड़, पार्टी पर पूरी तरीके से पकड़, पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं है जो सरकार की आलोचना कर सके या सरकार से कोई सवाल पूछ सके। सरकार के भीतर जो सरकार में बैठे लोग मंत्री हैं या फिर तमाम सांसद हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि सरकार से कोई सवाल कर सके, किसी गलत चीज़ पर वो पूछ सके, अपने से कोई बयान दे सके। हरदीप सिंह पुरी इतने सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए जो कॉलोनीज़ की बात थी, जैसे ही उन्होंने कहा किस तरीके से और किस चैनल के ज़रिए उनको चुप कराया गया, वो अपने आप में ये दिखाता है कि किसी और को बोलने की कोई यहाँ पर आज़ादी नहीं है। पर बात यह है कि ये कितना ठीक है? सरकार के जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए, सरकार से सीधे जुड़े हुए और तमाम वैसे जो सरकार से इतर संगठन हैं, जो संवैधानिक संगठन हैं, उन पर किस तरीके से सरकार ने अपनी पकड़ बना रखी है, किसी से छिपा नहीं है। चाहे वो तमाम संस्थाएं हों, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कॉरपोरेट घराने हों, जो भी हो, हर जगह पर किस तरीके से सरकार ने सबको अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। सरकार में मैं फिर से एक बार ये कहूँगा कि सिर्फ दो लोगों ने, और अगर एक ऐसी संस्था जिसको ये कहा जाता है कि वो बीजेपी पार्टी पर और बीजेपी पार्टी की सरकार पर एक गार्जियन की तरह से निगाह रखती है, अगर उसको भी इस तरीके से मुट्ठी में कर लिया गया, उसको भी इतनी आज़ादी नहीं रही कि वो सरकार के कामकाज पर उंगली उठा सके, उसको रास्ता दिखा सके, उसको आईना दिखा सके, तो ये स्थिति इस देश को, इन संस्थाओं को और फिर बाद में इस सरकार को भी और इस पार्टी को भी कहाँ लेकर के जाएगी, ये कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपने द ग्राउंड रिपोर्ट चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। आपसे इसी तरीके की ज़रूरी बातें हम करेंगे, हमारा भी हौसला बढ़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए। फेसबुक पर आप देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है @ground report, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप द ग्राउंड रिपोर्ट को अपने तरीके से अगर आपको सहायता देना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक इसमें यूट्यूब में ही इस वीडियो में ही एक बारकोड बना हुआ है, उसके ज़रिए आप दे सकते हैं, या फिर आप हमको हमारे ईमेल पर हमको मेल भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को देखते रहिए और आप अपनी प्रतिक्रियाओं से भी हमें अवगत कराते रहिए।